First of all, thanks to UPSC Time for this opportunity. And this session, I will start with my introduction. Then I will briefly talk about my journey. Then I will be sharing my strategy for all the 3 stages of exam. Then at the end, I will take some questions from you guys. And also I will address some FAQs. And I've been asked to speak in bilingual, and Hindi is most preferred language, so I'll be continuing my session in Hindi. I hope that's okay. Okay. Good evening, everyone. Myself, Madhusudan Kannur. I'm from Bijapur district of Karnataka. I completed my degree in BSc Horticulture from College of Horticulture, Bidar. So after my graduation, I'll take questions at the end of the session. So first, let me start with the introduction. So after my graduation, I worked in Indian Bank as agricultural field officer for 3 years from 2018 to 2021. So after my work, I started preparing for UPSC, specifically for Indian Forest Service from 2021. So I gave my first attempt in 2022, and 2023 was my first serious attempt. So I cleared in 2023 attempt with All India rank 137. So this is my brief introduction. So I will be continuing the session in Hindi. तो मेरा जर्नी मैं हिंदी में कंटिन्यू करूँगा, आगे का सेशन हिंदी में रहेगा. तो मेरा जर्नी थोड़ा ब्रॉडली कवर करूँगा ताकि कुछ लोग जो नए अभी प्रिपरेशन शुरू करने वाले, उनको अगर कुछ डाउट्स रहता है कि कितने साल लगेंगे प्रिपरेशन के लिए और कितना टाइम सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए, तो इसीलिए मेरा जर्नी जो शुरू से एंड तक मैं बता दूंगा जर्नी मेरा. तो उससे थोड़ा आपको आइडिया है कि आपको आइडिया लगे कि मतलब टाइम कितना लग सकता है और स्पेसिफिकली IFS के लिए कितना टाइम लग सकता है. तो मेरा जर्नी से मैं शुरू करता हूँ. तो मैं 2021 मई मंथ में मैंने रिज़ाइन किया और अगस्त से मैंने प्रिपरेशन शुरू की. सो अगस्त से अक्टूबर 3 महीने के लिए मैंने NCERT से शुरू किया. सो दैट मेरा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़े और सिलेबस और टॉपिक से थोड़ा अक्वेंटेंस बढ़े, क्योंकि सिंस आई वाज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. बाकी जो ह्यूमैनिटरी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गए, उनका मतलब थोड़ा टच नहीं था. तो उसके लिए मैंने सोचा NCERT से शुरू करता हूँ ताकि जब स्टैंडर्ड बुक को स्विच करूँ उस पर ऐसा नहीं लगे कि मतलब सब कुछ नया है. तो अगस्त से अक्टूबर 3 महीने के लिए मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी. तो उसके बाद नवंबर से मेरा एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक से मैंने शुरू किया. ड्यूरिंग NCERT जब पढ़ रहा था तभी मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि मुझे कोचिंग की नीड है, क्योंकि स्पेशली जियोग्राफी और इकोनॉमी जो दोनों सब्जेक्ट्स थे थोड़ा मुझे टेक्निकल सब्जेक्ट्स लगे. तो इसलिए मुझे लगा सेल्फ स्टडी से शायद टफ़ हो सकता है, मतलब कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, पर मुझे लगा शायद टाइम ज़्यादा लगेगा. तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले कोचिंग से कुछ कर लूँ, कोचिंग से थोड़ा मतलब ओरिएंटेशन मिल जाएगा, थोड़ा आइडिया आएगा, तो उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक को स्विच करूँ. ऐसा सोच के मैंने नवंबर दिसंबर से मैंने जियोग्राफी और नाल का इकोनॉमी क्लास शुरू की. तो उसके बाद जनवरी से मैंने कोचिंग ज्वाइन की GS के लिए. मेरा GS के लिए इनसाइट्स IAS ज्वाइन किया मैंने बेंगलोर में. तो जनवरी से जुलाई तक प्रीलिम्स का कोचिंग हुआ. जुलाई तक मेरा प्री का कोचिंग हो गया था. तो मैं उस साल 22 में भी प्रीलिम्स का मैंने अटैम्प्ट दिया, पर वो मेरा सीरियस अटैम्प्ट नहीं था. तो उसके बाद मैंने अगस्त से मेरा ऑप्शनल की कोचिंग शुरू की. ऑप्शनल मेरे सिंस मेरा बैकग्राउंड अग्री का था, तो मेरा ऑब्वियस चॉइस था. पर IFS के लिए 2 ऑप्शनल रहते हैं, तो उसके लिए अग्री के साथ मुझे बॉटनी लेना था. तो अग्री के लिए मुझे लगा कि कोचिंग का नीड नहीं है, सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ. तो इसीलिए मैंने बॉटनी का कोचिंग अगस्त से शुरू की. और बॉटनी कोचिंग के लिए मैंने इवोल्यूशन IAS ज्वाइन किया था दिल्ली में. तो उसका कोचिंग अगस्त से शुरू हुआ. तो उसका लगभग 5 to 6 मंथ्स वो कोचिंग चला. तो उसके साथ साथ अगस्त से दिसंबर तक ऑप्शनल का कोचिंग चल रहा था. तो उसके साथ में प्रीलिम्स जो क्लासेस हो गए थे उसका क्लास नोट्स बनाया था. तो ऑप्शनल के साथ साथ ऑप्शनल का क्लास के साथ में लेता था और
जो बाकी बचा हुआ टाइम था उसमें मैं प्रीलिम्स का जो भी नोट्स बने हुए हैं और स्टैंडर्ड बुक जो है उनको पढ़ लेता था और रिवीजन कर लेता था। जो अगस्त से दिसंबर तक ये मेरा चला, तो रिवीजन चला और ऑप्शनल का क्लास नोट्स बना रहा था। और इसके साथ मैंने सीएससी के भी कुछ मेंस के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, एथिक्स हो गया, इनके भी क्लास देख रहा था जो फ्री टाइम मिलता था। क्योंकि अगर आईएफएस का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आईएफएस का कट ऑफ सीएससी से थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब यूजुअली 15 to 20 मार्क्स ज़्यादा रहता है। तो अगर इन केस आईएफएस का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो सीएससी का मेंस अगर लिखना पड़ रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो मतलब आइडिया रहे, इसीलिए मैं कुछ सीएससी के मेंस के सब्जेक्ट्स का भी क्लास देख रहा था उसी के साथ। और दिसंबर एंडिंग एंडिंग आते आते मैंने सीसैट की क्लास शुरू कर दी। और सीसैट और एंशंट मिडिवल मेरा छूट गया था जब प्रीलिम्स के लिए कोचिंग ले रहा था, तो एंशंट और मिडिवल क्लास मैंने नहीं देखा था। तो एंशंट मिडिवल का क्लास जो विजन आईएएस का फ्री के वीडियो होते तो उनको मैंने देख लिया दिसंबर में। और उसके साथ मैंने सीसैट के लिए एक विजन का ही उनका क्रैश कोर्स था, जिसमें वो सिर्फ सेलेक्ट करके जो रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनको कवर करके शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, तो सिर्फ उनको कवर किया मैंने। क्योंकि मेरा जो बैंकिंग के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, तो इसलिए मुझे क्वांट तो आइडिया था पहले से, तो इसलिए मुझे लगा फुल कोर्स करना सीसैट के लिए ज़्यादा मतलब कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा वैसे सीसैट में तो क्वालिफाई करना रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा मिनिमलिस्टिक करते हैं। तो सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए जो क्रैश कोर्स था विजन विजन एस का, उनका मैंने देख लिया था। और ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो बेहतर है पूरा मतलब सीसैट का कोर्स करना बेहतर है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि क्वांट का वेटेज ज़्यादा रहता है, क्वांट का यूजुअली 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके जाना मतलब सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने सोचा सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करता हूँ। और वैसे भी मेरा इंग्लिश पे ज़्यादा रिलायंस था, तो इंग्लिश पे ज़्यादा मैं फोकस करता था। इंग्लिश ही मेरा स्ट्रांग होल्ड था सीसैट। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्वांट और रीजनिंग में सिर्फ जितना मिनिमम हो सके उतना करके जाते हैं। तो सीसैट का क्लास मैंने जो 15-20 दिन में हो गए थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस थे और सेलेक्टेड टॉपिक्स पे ही उन्होंने किया था, तो वो 15-20 दिन में वो ख़त्म हो गया। और एंशंट मिडिवल का भी विजन का मैंने क्लास देखे, उनका क्लास नोट्स भी बना लिया था। और ये जनवरी तक ये दिसंबर से जनवरी तक ये हुआ। और 2023 जनवरी से मैंने स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो मैंने सोचा फरवरी, कुछ लोग मतलब एक्सपीरियंस जो रहते हैं वो फरवरी से और मार्च से स्टार्ट कर लेते हैं, पर वो ऑलरेडी कुछ मतलब पढ़ चुके हैं उनके लिए ठीक है, पर मुझे लगा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो 6 मंथ्स तो मतलब देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने जनवरी से ही मतलब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्पेसिफिकली फुल फ्लेज प्रीलिम्स के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। और वो ऑलमोस्ट जनवरी से जब तक प्रीलिम्स था सिर्फ मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा था। और बॉटनी का भी मेरा क्लास नोट्स बन चुके थे, तब तक मैंने क्लास देख के जितने भी मतलब क्लास नोट्स थे वो क्लास नोट्स रेडी करके रख दिया था। और उसके मतलब बिल्कुल प्रीलिम्स के टाइम मैंने बॉटनी ऑप्शनल का बिल्कुल कुछ भी टच नहीं किया है। मेरा एक्चुअली टीचर सजेस्ट कर रहे थे कि कुछ एटलीस्ट जनवरी फरवरी तक तो करना चाहिए, पर मुझे लगा कि प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा मतलब फोकस देना है, क्योंकि आईएफएस में क्या होता है कट ऑफ ज़्यादा रहता है प्रीलिम्स में, तो उसे ग्रांटेड लेके सिर्फ मैंने दे के अगर करना हो तो मतलब थोड़ा रिस्की रहता है, वो गैम्बलिंग जैसा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फुल फ्लेज जनवरी से ही मतलब जनवरी से प्रीलिम्स तक फुल फ्लेज प्रीलिम्स के लिए दिया। और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जून में के लिए गैप हो गया था, कुछ हेल्थ इशू आ गए थे, तो उसी की वजह से 2 महीने के गैप हो गया था। और मैंने अगस्त से, जब जून में रिज़ल्ट आ गया था हमारा एग्ज़ाम के 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आ गया, और अगस्त से मैं मेंस का प्रिपरेशन किया, क्योंकि 2 महीने गैप हो गए थे हेल्थ इशू की वजह से। तो अगस्त से मैंने अग्री का फर्स्ट रीडिंग शुरू किया, क्योंकि अग्री का तब तक मैंने बिल्कुल कुछ भी टच नहीं किया था। बॉटनी का क्लास हो गया था और क्लास नोट्स बना लिए थे, पर अग्री के लिए मैंने अभी तक कुछ भी मतलब सिर्फ सिलेबस एक दो बार मैंने देख लिया था। पर अग्री जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जब मेंस के लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, तभी से मैंने अग्री शुरू किया। तो अग्री का फर्स्ट रीडिंग मैंने अगस्त से शुरू किया। और उसके साथ बॉटनी का जो क्लास नोट्स थे उनको भी के साथ साथ मैं रिवीजन करता था, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट लेके जाने से मतलब टाइम भी लिमिटेड था, क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी वेस्ट हो गए थे मेरे, सिर्फ 4 महीने बचे थे। नवंबर 26 से हमारा मेंस था, तो मैंने सोचा दोनों साथ में लेके जाते हैं। तो इसलिए
अग्री का फर्स्ट रीडिंग और बॉटनी का रिवीजन मैंने अगस्त और सितंबर 2 महीने के लिए ये दोनों किए। 2 महीने में मुझे अग्री फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गया था और बॉटनी का एक एक वन राउंड मेरा रिवीजन भी हो चुका था। और अक्टूबर अक्टूबर में अग्री का मैंने फर्स्ट रिवीजन शुरू किया था और बॉटनी का सेकंड थर्ड रिवीजन वो इसी मतलब साथ में शुरू किया। और जीके के लिए मैं सब अक्टूबर से मैंने जीके का प्रिपरेशन शुरू किया, क्योंकि मेंस के आईएफएस के मेंस में टोटल 6 एग्ज़ाम्स रहते हैं, जिसमें 2 ऑप्शनल में 4 एग्ज़ाम होते हैं। दोनों ऑप्शनल के दो दो पेपर, तो 4 पेपर उनके ऑप्शनल के हो जाते हैं और बाकी के जीके का एक पेपर रहता है और इंग्लिश का एक जनरल इंग्लिश का एक पेपर रहता है। तो जीके का मैंने अक्टूबर से शुरू किया। तब तक मैं, क्योंकि प्रीलिम्स का वैसे भी मैंने प्रिपरेशन किया, तो अक्टूबर से मैंने सेकेंड अग्री का सेकेंड रिवीजन शुरू किया था और बॉटनी का थर्ड रिवीजन चल रहा था। क्योंकि बॉटनी जब मैं क्लास कर रहा था उसके साथ साथ मैं नोट्स बनाते रिवीजन भी कर लेता था। तो अग्री का बॉटनी का तो फर्स्ट रीडिंग तो कर रहा था, वो बॉटनी का थर्ड रिवीजन था और अग्री का सेकेंड रिवीजन था। और जीके मैंने अक्टूबर से शुरू किया था। जीके के लिए तो मैं मेरा जो क्लास नोट्स थे प्रीलिम्स कोचिंग के टाइम, क्लास नोट्स को ही रिवीजन कर लेता था और उसके साथ स्टैंडर्ड बुक जो है उसमें मैं हाईलाइट कर चुका था जो रीडिंग के टाइम, उनको रिवीजन कर लेता था। और इंग्लिश के लिए मैंने अक्टूबर से सिर्फ एस्से प्रैक्टिस शुरू की थी। एस्से 100 मार्क्स का एस्से रहता है इंग्लिश पेपर में, तो एस्से के लिए एस्से का प्रिपरेशन मैंने अक्टूबर से शुरू की। और नवंबर मंथ में जो है 26 डेज बचे थे, उसमें अग्री और बॉटनी मतलब एक एक दिन में चारों सब्जेक्ट्स कवर कर लेता था। कि शेड्यूल में मतलब मॉर्निंग सेशन में अग्री कर लेता था और दोपहर में बॉटनी, और इवनिंग में जब डिनर के बाद इंग्लिश कर लेता था। और जीके जो इवनिंग के टी ब्रेक से और डिनर ब्रेक जीके कर लेता था। तो एक दिन में जो लास्ट मंथ के 26 डे थे उसमें थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, तो और उसमें चारों सब्जेक्ट्स में लेके जाता था। तो ये मेरा मतलब मेंस तक का मेरा ये जो जर्नी है। और इसके बाद स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा। और मेरा और मेरा शेड्यूल के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा कि लास्ट जो 26 डे थे नवंबर में, उसका शेड्यूल भी बता देता हूँ। क्योंकि एफएक्यू में देखा था मैंने कि टाइम टेबल के बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे, तो टाइम शेड्यूल जो लास्ट मंथ में मैंने फॉलो किया उसके बारे में बताता हूँ। तो उसमें क्या है, मॉर्निंग में यूजुअली 9 ओ क्लॉक से 2 ओ क्लॉक टू 4:30 तक बॉटनी कर लेता था, 2.5 आवर। और बॉटनी के लिए मैं अग्री से थोड़ा कम टाइम देता था, क्योंकि उसका ऑलरेडी 2-3 बार रिवीजन हो चुका था। अग्री मेरा कम रिवीजन हुआ था, तो इसलिए अग्री को मैं ज़्यादा ज़्यादा टाइम देता था। और शाम को 5 to 8:30 जो है उसमें मैं जीके कर लेता था। और डिनर के बाद इंग्लिश था। यूजुअली 9:30 to 11:30 तक वो हो जाता था। तो ये मेरा ब्रीफ जर्नी है, तो इससे शायद कुछ लोगों को हेल्प हो जाए। तो ठीक है, तो अभी मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात सिर्फ मेंस और इंटरव्यू आईएफएस के लिए और सीएस के लिए मतलब बहुत भागते हैं। तो करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। पर उसको कॉस्ट बेनिफिट मेजर करके उसको इम्पोर्टेंस देना है। क्योंकि जो उसको टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, अननेसेसरी टाइम जो अगर उसको देने के बजाय हम स्टैटिक सिलेबस को रिवाइज करें, एक्स्ट्रा रिवाइज करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी उसमें ज़्यादा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि स्टैटिक सिलेबस जो है जितना जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करना है। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट मतलब कोचिंग के साथ, अगर कोचिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो, अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, तो फ्री में तो वीडियो मिल जाएंगे। विजन है, कई सारे इंस्टीट्यूट के फ्री में वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चंस में लास्ट में तो ठीक है। तो जब क्लास देखते रहोगे तभी मतलब क्लास नोट्स बना के रखना है। हाँ, क्लास नोट्स बना के रखे, मतलब उसके साथ साथ अगर स्टैंडर्ड बुक जो है उनको भी पढ़ लेना है। जब मान लो कि पॉलिटी से अगर क्लास शुरू हो रहा है, पॉलिटी का क्लास के साथ साथ सब क्लास नोट्स भी बनते रहेंगे। और उसके साथ अगर स्टैंडर्ड बुक भी साथ में अगर पढ़ पा रहे हो, अगर टाइम मिल रहा है, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि जब क्लास कर रहे होंगे ना, तब जो टॉपिक्स वो पढ़ा रहे हैं वो माइंड में फ्रेश रहते हैं। तो तभी इमिडिएटली स्टैंडर्ड बुक से मतलब पढ़ लोगे तो थोड़ा क्लैरिटी अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में अगर
क्लास होने के बाद अंदर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मतलब डिफिकल्ट फील होगा, समझ जाओगे क्लास के साथ साथ, क्लास नोट्स के साथ बेहतर रहेगा। और सभी मतलब कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले पीओक्यू और सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अगर कोई जो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें आइडिया नहीं रहता है, तो ब्लाइंडली जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो बुक में जो दिया हुआ है सिर्फ उसको पढ़ते जाते हैं हम, ब्लाइंडली पढ़ते जाएंगे और उसमें मतलब अननेसेसरी स्टफ को अवॉइड करना वो सब हमें नहीं पता रहता। तो उसके लिए क्या होता है, पीओक्यू और सिलेबस अगर अच्छे से एनालाइज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, अननेसेसरी स्टफ जो है और क्या इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और वेटेज किसको देना है, वो सब मतलब थोड़ा आइडिया आइडिया रहेगा। उससे क्या हो जाएगा, पढ़ते वक्त ही मतलब वो सबकॉन्शियसली पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उनके उनको मतलब ज़्यादा वेटेज दोगे, उनको पढ़ते वक्त ज़्यादा मतलब डिटेल में जाओगे। और जो टॉपिक्स लगेंगे कि ज़्यादा मतलब उससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उनको सुपरफिशियली मतलब ऊपर ऊपर से देख के पढ़ के मतलब आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वही है कि शुरू से ही मतलब जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ऐसा करो कि सिलेबस और उसका पीओक्यू में उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए हैं उनको शुरू में पीओक्यू और सिलेबस से ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता है। फिर भी क्या करना है, बस गो थ्रू करना है सिलेबस से और पीओक्यू से गो थ्रू करने से क्या हो जाएगा, बाद में जब आप टॉपिक कवर कर लोगे, सिलेबस से थोड़ा अक्वेंट हो जाओगे, तब सिलेबस मतलब पीओक्यू और सिलेबस जो है ठीक से समझ आएगा। फिर भी क्या है, फिर भी मतलब शुरू से ही मतलब सिलेबस और पीओक्यू देखने से सब कॉन्शियसली जब टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे ना, तब थोड़ा आइडिया रहेगा उसके लिए पढ़ना है पीओक्यू और सिलेबस। और जैसे मैंने बताया, सी करंट अफेयर्स को मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें जितना हो सके मिनिमलिस्टिक करना है, उसमें मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो उतना देना है उसमें उतना देना है। मतलब मैं अगर करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी बताऊं तो मेरा यही था कि मैंने मंथली मैगजीन बिल्कुल नहीं किया है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स थे जो विजन आयस के, इनसाइट्स के मतलब मंथली मैगजीन का मतलब कवर करते थे, पर मैंने बिल्कुल मतलब कोई मंथली मैगजीन कवर नहीं किया है। न्यूज़पेपर भी मैं करता था और वो भी मतलब रेगुलर नहीं था। मैं न्यूज़पेपर मतलब कभी कभी कर लेता था। बाकी जो है यूट्यूब में कुछ चैनल्स थे जो करंट अफेयर्स के लिए मतलब वीडियो आते थे उनमें। एग्जांपल के लिए जो स्टडी आईक्यू का एक चैनल है, स्टडी आईक्यू चैनल में जो करंट अफेयर्स मतलब जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, नेशनल न्यूज़ हो गया, उसके बारे में मतलब वो वीडियो आते थे। तो उनको मैं देख लेता था कभी लंच करते वक्त मतलब वो वीडियो देख लिया। तो उस पर ज़्यादा मैं करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली मंथली मैगजीन वो रिलीजियसली फॉलो नहीं किया है। और मेरा जो है मैंने सिर्फ जो किया है न्यूज़पेपर किया है और यूट्यूब जो चैनल्स हैं उसमें उनसे मतलब वीडियो देख के उनका जो उससे क्या होता था, जो न्यूज़ में है और ज़्यादा मतलब ये है वो उसके उससे आइडिया आइडिया मिल जाता था उससे। करंट अफेयर से मैंने नोट्स बनाना और शॉर्ट नोट्स बनाना वो सब करके मैंने नहीं, सिर्फ मेरा जो करंट अफेयर्स के लिए सोर्स था न्यूज़पेपर, मैंने बस कवर कर लेता था, न्यूज़पेपर बस पढ़ लेता था, उससे नोट्स नहीं बनाए। और लास्ट में प्रीलिम्स का जब मैंने जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तब मैंने जाके सिर्फ वो विजन का PT 365 आता है ना, ईयरली कॉम्पिटिशन, तो बस उसको किया था। उसमें भी मैंने सेलेक्टेड किए थे, उसमें साइंस एंड टेक हो गया और एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए किया था। और इकोनॉमी के लिए भी उनका अच्छा रहता है, पर इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर का विन सीरीज़ कर लिया था, तो उसके लिए सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने PT 365 मैगज़ीन कर ली थी। और उसमें भी मुझे लगा कि एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा मुझे यूटिलिटी नहीं लगा PT 365 से, पर बस साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशन जो PT 365 थे उससे मतलब थोड़ा हेल्प हुआ प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, उनसे थोड़ा हेल्प हुआ। तो इसीलिए क्या है ना, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि मुझे प्रीलिम्स के टाइम ये एक्चुअली मुझे रेकमेंड मेरे प्रीलिम्स के टाइम कोचिंग के टाइम जियोग्राफी टीचर थे, उनका सजेशन था। तो अच्छा हुआ कि मुझे भी शुरू में ही मतलब किसी ने बता दिया कि करंट अफेयर्स को ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है। क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा रहता है, हमारे सराउंडिंग ऐसा रहता है कि मतलब करंट अफेयर्स पे ज़्यादा मतलब फोकस रहता है सब। तो उससे बेहतर है कि मिनिमल करना है, मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है। क्योंकि CSE के लिए शायद करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंस उसका अच्छा है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो
CSE मेंस के लिए जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो शायद इट माइट नॉट होल्ड ट्रू, पर IAS के लिए जो है करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। प्रीलिम्स में ठीक ठाक कुछ मतलब 30 क्वेश्चंस, लगभग 30 क्वेश्चन आएंगे, पर बाकी 70 क्वेश्चन जो है स्टैटिक सिलेबस से ही आएंगे। तो इसलिए तो ज़्यादा वेटेज तो स्टैटिक सिलेबस के लिए है, तो इसीलिए ज़्यादातर हमारा टाइम जो है और एनर्जी जो है स्टैटिक पे फोकस करना अच्छा रहेगा। के लिए जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 30 क्वेश्चन में भी ऐसा रहेगा कि स्टैटिक में अगर अच्छा होल्ड है तो कुछ क्वेश्चंस वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। स्टैटिक के जो नॉलेज है उससे हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हम इंटेलिजेंट गेस करके, नहीं तो पेरिफेरल नॉलेज अप्लाई करके, कॉमन सेंस लगा के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए मतलब बिल्कुल उसको मंथली रिलीजियसली फॉलो करके नोट्स बना के वो सब करने से बेहतर है मतलब ईयरली कंपाइलेशन कर लो, और मिनिमल जो है यूट्यूब चैनल से जो जितना हो सके उतना कवर कर लो। और जो करंट अफेयर्स ईयरली कंपाइलेशन में भी मैंने ज़्यादा मतलब ये नहीं किया कि नोट्स बना लिए उससे, तो बस मैं उसी से हाईलाइट कर लेता था, हाईलाइट करके उसी से मतलब रिवीजन कर लेता था। तो ये मेरा करंट अफेयर्स के लिए है। और मॉक जो है, मॉक भी मैंने अप्रैल से शुरू किया था, मार्च अप्रैल से मैंने मॉक शुरू किया था। तब जनवरी से जब मैंने प्रीलिम्स के लिए शुरू किया था तब मैं सेक्शनल मॉक करता था, सेक्शनल टेस्ट कर लेता था जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए। यूजुअली एक एक सब्जेक्ट को मैंने 15 दिन दिए थे, क्योंकि वो ज़्यादा मेरा रिवीजन नहीं होता तब तक, तो इसीलिए 15 दिन मैंने दे दिए, 15 दिन अलॉट कर लिया था पहले फर्स्ट रीडिंग के लिए। तो 15 दिन जब एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता था तब इमिडिएटली उस सब्जेक्ट का पॉलिटी, अगर 15 डेज़ में पॉलिटी ख़त्म हो रहा है तो इमिडिएटली वो एंड होने के बाद मैं सेक्शनल टेस्ट लगा लेता था। तो सेक्शनल यूजुअली एक एक सब्जेक्ट के लिए मैं दो दो सेक्शनल कर लेता था। तो सेक्शनल मार्च अप्रैल तक मेरा फर्स्ट रीडिंग हो गया था। 15 दिन में जो देखे मेन जो सब्जेक्ट्स थे उन सब को अप्रैल तक मैंने ख़त्म कर लिया था। तो उसके साथ साथ मैंने सेक्शनल कर लिए थे, हर एक सब्जेक्ट के लिए दो दो या ये सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक एक सेक्शनल टेस्ट करके मार्च अप्रैल तक मैंने कर लिया था। तो और मार्च अप्रैल उस टाइम पे मैं फुल लेंथ मॉक जो है मार्च अप्रैल से मैंने शुरू की थी। और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर मेरा पूछो तो मैंने तो फुल लेंथ टेस्ट को अराउंड 16 या 17 फुल लेंथ टेस्ट की थी। और सेक्शनल टेस्ट जो है मैंने जैसे मैंने बताया एक एक सब्जेक्ट के लिए एक या दो सेक्शनल टेस्ट की थी। तो इतना सफिशिएंट रहता है कि मॉक में हमें ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट नहीं करना है। मॉक में कुछ लोग करते हैं कि उसके मॉक में जो आंसर दिए होते हैं उनको मतलब पढ़ के उनसे नोट्स बना लेते हैं, वो कुछ लोग रेकमेंड करते हैं, मैं तो रेकमेंड नहीं करता हूँ। उसमें मॉक का जो यूटिलिटी है सिर्फ उतना करना है कि उसमें गलती जो हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, अगर जो पढ़ चुके हैं इसमें भी मतलब फिर से गलती कर रहे हैं तो और अगर कुछ इंटेलिजेंट गेस करके देखना है कि इंटेलिजेंट गेस करने, ब्लाइंड गेस करके और कुछ मतलब कॉमन सेंस लगा के जो अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें एक्यूरेसी कितना है, और उसमें मतलब अगर 10 क्वेश्चन अगर इंटेलिजेंट गेस कर रहे हो तो उसमें गलत कितने हो रहे हैं और सही कितने हो रहे हैं, ये सब चेक करने के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट यूज़ करना है। तो मॉक टेस्ट का जो स्कोर आता है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ उसका यूटिलिटी ये है कि एक स्ट्रैटेजी बने और उसमें मतलब आपका इंटेलिजेंट गेसिंग का मतलब एक्यूरेसी कितना है और ब्लाइंड गेसिंग का एक्यूरेसी कितना है, और रिवीजन मतलब किस पार्ट से मतलब ज़्यादा भूल रहे हो। क्योंकि ये ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ चुके होते हैं फिर भी मतलब एग्ज़ाम में जब उसी से जब क्वेश्चन आता है तो फिर से गलती कर लेते हैं। तो उसको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक को यूज़ करना है। तो गलती जब गलत जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको अच्छे से मतलब मॉक में एनालाइज करनी, अ, उसमें जो पढ़ चुका हूँ उसमें कितने गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं ना तो उस टॉपिक को फिर से वहाँ जाके उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है, जो जिस पार्ट से आप गलत कर रहे हो उस पार्ट को इस बार अच्छे से पढ़ के उसको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि वो भूल भूल जा रहे हो तो इसीलिए क्या है मतलब मॉक को ऐसा यूज़ करना है। फुल लेंथ टेस्ट को मतलब 15 to 20 विल बी सफिशेंट। और ओपन मॉक भी रहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ओपन मॉक फ्री में ओपन मॉक टेस्ट करते हैं। और विजन अभी अभ्यास रहता है तो उसको भी अटेंड करना अच्छा रहता है, क्योंकि ओपन मॉक और अभ्यास अटेंड करने से मतलब थोड़ा साइमुलेशन मिल जाता है। तो उससे क्या होगा, एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट है उसको ऑलरेडी ऑलरेडी आप लोग मतलब 5-6 बार अगर उसको एक्सपीरियंस कर चुके होंगे तो एक्चुअल एग्ज़ाम पे दिन ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं फील होगा और कामनेस आ जाएगा। तो उसकी वजह से ओपन मॉक को अटेंड करना है, थोड़ा ओपन मॉक स्पेशली अभ्यास
अभ्यास जो विजन का रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स एनरोल किए होते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम जो है वो मतलब बिल्कुल अभ्यास का एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल एक्चुअल एग्ज़ाम जैसा ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट्स उस एग्ज़ाम के दिन आएंगे, और वो एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम एग्जैक्ट जो एक्चुअल हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम टाइमिंग है उसी तरह मतलब उसका भी सुबह 9 to 12 तक, 9 to 11 तक मतलब GS1 का रहता है, और दोपहर 2:30 to 4:30 CSAT का एग्ज़ाम रहता है। तो एग्जैक्ट जो एक्चुअल एग्ज़ाम का ये रहता है ना, तो उसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपको अभ्यास का 3 एग्ज़ाम रहते हैं, तो आप लोग ऑलरेडी उसको एक्चुअल एग्ज़ाम जो फील रहता है उसको फील कर चुके होंगे। तो उससे क्या होगा, एक्चुअल एग्ज़ाम पे कुछ नया वाला फील नहीं आएगा, तो उससे थोड़ा कामनेस बढ़ेगी, उससे मतलब काम काम रहोगे एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो कामनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसमें। एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन मतलब काम रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमें आने वाले क्वेश्चंस रहते हैं जो मैक्सिमम 30 to 35 मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले रहते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उन वो तो मतलब इंटेलिजेंट गेस करके कॉमन नॉलेज लगा के ही अप्लाई अप्लाई करके मतलब अटेंड करना रहता है। तो कॉमन नॉलेज लगा के इंटेलिजेंट गेस गेस करने में क्या होता है, काम माइंड देगा तो गेस करने वाले क्वेश्चंस सही होना मतलब चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पैनिक मोड में हम अगर गेस करने जा रहे हैं तो उसमें गलती करना है मतलब ज़्यादा रहता है चांसेस। तो इसलिए काम रहना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये मॉक देना, वो स्पेशली ओपन मॉक और अभ्यास देना मतलब उस एंगल में मतलब अच्छा है। और मेरा जो प्रीलिम्स का जो पेपर था वो तो मैं यूजुअली 3 राउंड में अटेंड करता था। पहले राउंड में जो है सिर्फ जो एग्जैक्ट मुझे आते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके जाता था, और जो 50-50 वाले और 33% वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको मैं बस मार्क करके मतलब थोड़ा मतलब सुपरफिशियली देख लेता था क्वेश्चन क्या है, देख के उसे मार्क करके मैं चला जाता था वहाँ। ज़्यादा मतलब टाइम मतलब फर्स्ट राउंड में उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था। और फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन अराउंड फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो। मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि 30-35 क्वेश्चन ही आएंगे मैक्सिमम। तो इसलिए फर्स्ट राउंड में 30-35 क्वेश्चन कर लेता था, और उसे मैं 40 to 1 आवर 40 minutes to 1 आवर लग जाता था फर्स्ट राउंड मुझे कंप्लीट करने में। और बाकी जो 1 आवर है उसमें बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं 70 हो गए और 65 क्वेश्चन हो गए वो हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो क्वेश्चंस बचे क्वेश्चंस हैं उनको ऑलरेडी एक बार हम देख चुके होते हैं। तो इसलिए उनको उनमें ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनको पढ़ने में और उनको अटेम्प्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड को 40 minutes to 1 आवर दे दीजिए, मेरा सजेशन है। और बाकी जो 1 आवर है उसमें मतलब ये जो बचे क्वेश्चन रहते हैं वो हो जाएंगे। और इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए भी कुछ मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब में। ये यूट्यूब में चैनल्स है कुछ, IAS PCS पाठशाला का एक चैनल है, और डॉक्टर शिविन सर का एक चैनल है। उनका मतलब उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए वीडियो बना दिया है यूट्यूब में। तो उनका वीडियो देख के क्या करना है, उनको एक्चुअली ट्रायल करना है, बस उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। उनका टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है उनको देख के ट्रायल ट्रायल भी जो है मॉक टेस्ट में नहीं करना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में वो टिप्स एंड ट्रिक्स कभी कभी अप्लाई नहीं होंगे। तो एक्चुअल जो PYQ है, एक्चुअल UPSC के क्वेश्चन है उन पे मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करना है। तो उसमें उससे एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स वर्क कर रहे हैं और इंटेलिजेंट गेस कैसा करना है। तो ये है, तो उसके लिए IAS PCS पाठशाला और डॉक्टर शिवन सर के यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन भी ऐसा है कि प्रीलिम्स का जो जनवरी से मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक जो टाइम रहता है, तो उसमें क्या है एटलीस्ट टारगेट ये रहना चाहिए कि एटलीस्ट थ्री टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 रीडिंग उससे पहले मतलब 3 रीडिंग उसका हर एक सब्जेक्ट का 3 रीडिंग हो जाना चाहिए। और 3 रिवीजन जो है जनवरी टू जो प्रीलिम्स का टाइम है 5 to 6 मंथ है, उसमें 3 रिवीजन हो जाना चाहिए। 3 रीडिंग जो है वो पहले भी मतलब कोचिंग के टाइम आप रीडिंग कर चुके होंगे। तो इसलिए जो है जनवरी जब प्रीलिम्स के लिए शुरू करेंगे उसमें अ, सिर्फ मतलब 3rd रीडिंग को उसमें रखिए। जो बाकी जो 2 रीडिंग है, हर एक सब्जेक्ट का 2 रीडिंग है, उसको
जनवरी से पहले 2 रीडिंग हर एक सब्जेक्ट का कर देना चाहिए। और जब जनवरी में जब प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना, तब जो है थर्ड रीडिंग हर एक सब्जेक्ट का थर्ड रीडिंग करना है। थर्ड रीडिंग के बाद जो बचता है बस रिवीजन करना रहता है। तो रीडिंग और रिवीजन में ये डिफरेंस ये है कि रीडिंग में क्या होता है, कवर टू कवर हम पढ़ लेते हैं, मतलब ये हर एक पैरा को हम पढ़ लेते हैं। और रिवीजन में ऐसा नहीं रहता। रिवीजन में क्या है, रीडिंग के बाद हम हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके जो छोड़ देते हैं उनको बस रिवीजन के टाइम सिर्फ जो हम हाईलाइट कर चुके हैं और जो अंडरलाइन किए हैं सिर्फ उनको पढ़ लेना है। मतलब कवर टू कवर पढ़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है। कवर टू कवर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, और वैसे भी 3 रीडिंग के बाद थोड़ा मतलब आइडिया आ जाता है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है नहीं कि फर्स्ट रीडिंग शुरू नहीं करना है, शुरू करते हैं तब मतलब हाईलाइट करना शुरू करना है, क्योंकि तभी हमें पता चले कि क्या कौन सा टॉपिक है, किसको हाईलाइट करना है। क्योंकि शुरू फर्स्ट रीडिंग से ही हाईलाइट करना शुरू कर देंगे तो पूरा बुक हाईलाइट कर देंगे हम, क्योंकि आइडिया नहीं रहता। तो इसलिए सेकेंड या थर्ड रीडिंग से, और थर्ड रीडिंग से हाईलाइट जो हम कर चुके होंगे उसको जो है सेकंड और थर्ड रिवीजन में सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है और अंडरलाइन पार्ट है, और अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स भी उससे बना रहे हैं तो सिर्फ उसे पढ़ना है। रिवीजन का टाइम सिर्फ उसे पढ़ना है। और सीसैट के लिए सीसैट का स्ट्रैटेजी भी जैसे मैंने बताया कि विजन आयस का क्रैश कोर्स मैंने कर लिया था, जो 15-20 दिन में हो गया था। और उसमें मैंने सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के जो मेन टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया था। और कॉम्प्रहेंशन के लिए जो है मेरा मेरा जो सीसैट का स्ट्रैटेजी था, मेरा जो है वो थोड़ा रिस्की स्ट्रैटेजी है, तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी मैं बता देता हूँ क्या मैंने फॉलो किया है। मेरा जो मेथड था, मैंने कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा मैंने रिले किया था। उसमें क्या है, मेरा कॉम्प्रहेंशन को 1 आवर दे देता था मैं। 2 आवर का जो एग्ज़ाम में फर्स्ट जो है उसमें पूरा मैं कॉम्प्रहेंशन कर लेता था, और बाकी जो 1 आवर बचता है उसमें हाफ एन आवर मैं क्वांट को देता था और हाफ एन आवर रीजनिंग को दे देता था। रीजनिंग में लास्ट में कर लेता था, क्योंकि लास्ट मोमेंट में थोड़ा पैनिक मोड में रहते हैं, तो उसमें क्वांट का इंग्लिश का क्वेश्चन करने जाऊँगा तो गलती ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं यूजुअली रीजनिंग को जो थोड़ा मतलब कंपेरेटिवली मुझे ईजी लगता था, दोनों सब्जेक्ट अगर कॉम्प्रहेंशन और क्वांट को कंपेयर किया तो रीजनिंग थोड़ा ईजी लगता था। तो इसलिए रीजनिंग मैं लास्ट में रख लेता था। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा ही फॉलो करना है, तुम आपको जो कंफर्टेबल रहता है मतलब ऐसा फॉलो करना है। मेरा जो स्ट्रैटेजी था यही था कि कॉम्प्रहेंशन से मैं स्टार्ट करता था फर्स्ट आवर में, और बाद में जो 1 आवर में हाफ एन आवर क्वांट और लास्ट हाफ एन आवर में रीजनिंग कर लेता था। और कॉम्प्रहेंशन के लिए मैंने जो किया है बस PYQ ही किया है मैंने। PYQ में जो है PYQ अच्छे से एनालाइज कर लेता था मैं। PYQ में टाइम लगा के 1 आवर में पूरा जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करके, बाद में उसमें जो गलती हो रहे थे, सही क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता था। सही क्वेश्चन कितने हो रहे हैं उसको छोड़ के जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज कर लेता था, कि गलत क्वेश्चन होने के बाद मैं उसको की आंसर देख के उसमें एक्चुअल करेक्ट आंसर कौन सा है वो देख लेता था। और उसके बाद मैं एनालाइज करता था कि इसमें सही दिया है तो ये सही क्यों दिया है। वो पैसेज पढ़ के पैसेज में फिर से पढ़ लेता था और सोचता था कि इस पैसेज से मतलब वो UPSC मतलब एग्जामिनर जो है वो क्या सोच के ये सही आंसर किया है और मैंने क्या सोच के ये आंसर टिक किया था। तो उससे क्या होता है, उस ऐसा एनालाइज करने से आपको एग्जामिनर का थोड़ा माइंडसेट अंडरस्टैंड हो जाए। तो मेनली वही है कि क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत है कॉम्प्रहेंशन में, इंग्लिश में सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमें जो सही लगता है एग्जामिनर को मतलब वही सही नहीं लगे। तो इसलिए एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हमें समझना है। तो वो समझने के लिए यही है कि PYQ अच्छे से एनालाइज करना है। जो गलत हो रहे हैं उनमें मैंने क्या सोच के गलती किया था, मैं इससे वो इंग्लिश का मतलब कॉम्प्रहेंशन का थोड़ा आइडिया लग जाता है। और टाइम भी उसका मतलब पैसेज पढ़ने का जो टाइम है उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए मैं ऐसा करता था कि हिंदू में जो आर्टिकल आते हैं, हिंदू स्पेशली हिंदू आर्टिकल, उसमें अच्छे वोकेबलरी से आर्टिकल दी होती थी। तो इसीलिए मैं हिंदू आर्टिकल को फास्ट फास्ट कर लेता था, स्किम करके मतलब एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद उससे मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो मैं खुद मतलब माइंड में मैं ऐसा रिकॉल करता था कि ये पैसेज का मतलब क्रक्स क्या है। फास्ट में पढ़ लेता था, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता था। फास्ट एक बार स्किम थ्रू करके
बाद में मैं खुद मतलब माइंड में रिकॉल करता था कि इसका क्रक्स क्या था। तो उससे क्या स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन में थोड़ा स्पीड भी बढ़ गया और टाइम बच गया, तो बाकी बचा हुआ टाइम जो है क्वांट और रीजनिंग को दे सकते हैं। तो स्पीड बढ़ाने की कर सकते हैं। और वही है कि जो मेरा जो स्ट्रैटेजी है ये मतलब ये फॉलो करना थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा गैम्बलिंग रहेगा, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा डिपेंड करना तो गैम्बलिंग रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है कॉम्प्रहेंशन में। पूरा मतलब करके भी आ रहे हो, उसमें पता नहीं है कि अच्छे आंसर अच्छे मतलब करेक्ट आंसर ज़्यादा आएंगे कि नहीं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग में एक्यूरेसी ज़्यादा रहती है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेना है। ऐसा नहीं करना कि मेरा क्वांट बिल्कुल वीक है तो बिल्कुल से छोड़ के सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश करोगे तो मतलब वो सही नहीं रहेगी। तो क्योंकि क्वांट में भी तीनों सब्जेक्ट्स को मतलब मिनिमल करके, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश तीनों को मिनिमल करके तीनों को एवरेज मतलब कर लेना है। एक ही सब्जेक्ट पे या दो सब्जेक्ट्स पे रिलाय करना मतलब थोड़ा रिस्की रहेगा। तो ये मेरा ये है। और सोर्स और बुक मटेरियल के बारे में बता दूं तो वही स्टैंडर्ड जो सब लोग फॉलो करते हैं वही है। हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम किया था और क्लास नोट्स थे। और और एंशियंट मिडिवल के लिए तो मैंने पहले विजन विजन आईएएस का वीडियोस देख लिया था, और उन्हीं का क्लास नोट्स पढ़ के पहला अटेम्प्ट था। और सेकंड इस साल जो अटेम्प्ट इस साल भी मैं प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहा था। तो इस साल मैं तमिलनाडु का जो 11th का हिस्ट्री का बुक है वो कर रहा था। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया नहीं किया है, सिर्फ मैंने 11th का एक एनसीईआरटी बुक आता है आर्ट एंड कल्चर का, तो सिर्फ वो पढ़। और जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी है। एनसीईआरटी मतलब 11th का 12th का जो एनसीईआरटी है वो दोनों मतलब काफ़ी हो जाएंगे। और उसके साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए जीसी लियोंग कर सकते हो, जो सेकंड पार्ट में आता है जीसी लियोंग में। तो वो अच्छा दिया है जीसी लियोंग में। तो जीसी लियोंग उस तरह यूज़ कर सकते हैं। और शुरू में शुरू जियोग्राफी शुरू करने से पहले मैं यूट्यूब में राज तनील मैम का वीडियोस थे, मुन्नाल सर का जो यूट्यूब चैनल है उनको देख लिया था, तो उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा मिल जाता है, नोट्स भी बना सकते हैं। और इकोनॉमी के लिए मेरा तो मुन्नाल सर का क्लास किया था, और उन्हीं का हैंड आउट दिए थे उन्होंने, तो वही काफ़ी हो जाता। उनके लिए सेल्फ नोट्स तो मैंने नहीं बनाया था, सिर्फ उनका प्रिंटेड नोट्स आ जाता, तो उसी का काफ़ी हो जाता। और एनवायरनमेंट के लिए मैंने पीएमएफआईएस किया था। और क्लास नोट्स भी थे मेरे, क्लास नोट्स जो प्रीलिम्स का कोचिंग था उसका क्लास नोट्स थे। और पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत था और क्लास नोट्स थे उसके। साइंस एंड टेक के लिए मैंने डॉक्टर शिवन सर का एक क्लास था उनका, तो उनका क्लास देख के उनका उन्हीं का नोट्स था, उस पीडीएफ पीटी का पीपीटी का उनका पीडीएफ था, तो उसी से मैंने रिवाइज कर लिया था। और उन्होंने शॉर्ट के लिए भी वन पेजर नाम का कुछ नोट्स भी दिया था, तो वो काफ़ी यूज़फुल था। तो साइंस एंड टेक वहाँ से कवर किया गया था। और आईआर के लिए भी सर का ही मतलब PT 365 किया था, और PT 365 का वो 3 आवर से एक वीडियो भी बना दिए थे यूट्यूब में, तो उससे भी मतलब अच्छे से कवर हो गया था। आयर के लिए मैंने क्लास तो नहीं देखा है, सिर्फ क्योंकि वैसे भी मेरा स्पेसिफिक फोकस तो आईएफएस पे था, तो इसीलिए मैं आयर जो इंटरनेशनल रिलेशन जो है आईएफएस मेंस में नहीं, एस मेंस में रहता है पर यहाँ पे नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने आयर का क्लास नहीं देखा था। सिर्फ मैं प्रीलिम्स के लिए जितना यूटिलिटी है सिर्फ PT 365 देख लिया था। और शिविन सर का जो कंपाइल्ड PT 365 का 3 आवर्स का क्लास था उसको देख लिया था। तो उसके साथ यूट्यूब और टेलीग्राम जो चैनल्स हैं यही है कि ISPCS पाठशाला अच्छा है। वो मतलब जो भी स्ट्रैटेजी हो गया, मतलब कैसा पढ़ना है, कैसा रिवीजन करना है, बाकी मतलब बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं उनके ऑलरेडी वो मतलब वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब में, तो उनको देख सकते हो। और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी वीडियोस बना दिए हैं ISPCS पाठशाला, और डॉक्टर शिवन सर का भी यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है दोनों का। और करंट अफेयर्स के लिए स्टडी IQ का यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेता था मैं। तो मेरा तो सोर्स यही था कि क्लास नोट्स जो भी मतलब प्रीलिम्स कोचिंग के टाइम जो क्लास मैंने ले लिया था, तो उनके साथ साथ क्लास के साथ साथ मैंने क्लास नोट्स बना लिए थे, तो उनका क्लास नोट्स था। और स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक्स थे। और उसके साथ लास्ट में जो प्रीलिम्स प्रिपरेशन करते वक्त PT 365 करंट अफेयर्स के लिए कवर किया था, वो भी सेलेक्टेड किया था मैंने। और न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। न्यूज़पेपर तो मैंने ज़्यादातर
प्रीलिम्स का टाइम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया न्यूज़पेपर, और इंटरव्यू के टाइम के लिए थोड़ा मतलब न्यूज़पेपर किया था। तो और मेंस के लिए स्ट्रैटेजी ब्रीफ बता देता हूँ, टाइम बहुत हो तो प्रीलिम्स से पहले मेरा एक बार हो चुका था, तो उसका मैंने बस क्लास नोट्स कर लिया था कोचिंग के साथ, उसका रिविजन कर लिया। जो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम का मैंने जो बॉटनी का नोट्स थे उनको रिवाइज कर लिया था। और नोट्स तो इवोल्यूशन क्लास के थे मेरे। और अग्री के लिए मेरा पहले से मतलब बिल्कुल नहीं किया था, तो इसलिए मैं सेल्फ नोट्स तो बना नहीं सकता था क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो इसीलिए मैं रेडीमेड नोट्स थे, शंकर आईएएस के कुछ प्रिंटेड नोट्स थे, उन्हीं को मैं किया था। उससे मैं सेल्फ नोट्स भी नहीं बना लिया था, उससे तो सिर्फ मुझे उसी में नोट्स में हाईलाइट करके पढ़ लिया था मैंने। पर मैं रेकमेंड करता हूँ कि अग्री का प्रीलिम से पहले रेडी करके रखना बेहतर रहेगा। सेल्फ नोट्स रेडीमेड नोट्स से अच्छा रहेंगे, क्योंकि थरो कवरेज होगा और उसमें वैल्यू एडिशन भी अच्छा कर पाओगे। तो इसलिए मेरा अग्री में यही हुआ, अग्री में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने रेडीमेड नोट्स किया। और मेंस के टाइम मेरा यही रहता था कि नोट जो है उनको रिवाइज कर लेता था, और उसके साथ साथ जब भी जो एक एक टॉपिक जो सिलेबस में कवर होते थे उनका मैं 5 ईयर का पीवाईक्यू ले लिया था मैंने। कंपाइलेशन जाएंगे, तो उनका कंपाइलेशन लेके हर एक टॉपिक जब ख़त्म हो जाता था, उनके जितने भी 5 ईयर्स का जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको उनके लिए आंसर प्रिपेयर कर लेता था मैं। तो उनको आंसर प्रिपेयर करने के लिए नोट जो है उनको यूज़ करता था, नहीं तो चैट जीपीटी से भी आंसर मिल जाते हैं, तो वो भी कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, आंसर प्रिपेयर करने से मेंस का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाता है। और क्योंकि मुझे नहीं थी कि क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया था, तो आंसर 5 ईयर का आंसर मतलब प्रिपेयर करने से एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, और आइडिया भी लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट एरिया के बारे में पता चल जाएगा। और जो प्रिपेयर्ड आंसर है ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए भी यूज़ हो जाएंगे, शॉर्ट नोट जैसे मतलब बन जाएंगे, क्योंकि बल्कि नोट जो हमारे रहते हैं वो लास्ट 15 डेज में डेज में रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं रहता। क्योंकि तो इसीलिए जो शॉर्ट नोट्स रहते हैं, क्रिस्प नोट्स रहते हैं, तो वो यूज़फुल रहता है। तो जो आंसर हम रेडी करते हैं तो उनको क्रिस्प नोट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और बॉटनी के लिए भी ऐसा है कि बॉटनी में बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, तो उसके लिए मतलब स्पेशल ये करना कोई नीड नहीं है। बॉटनी में जो हम नोट्स बना लेते हैं उसमें डायग्राम्स रहते हैं, तो डायग्राम्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और शॉर्ट नोट्स में भी डायग्राम ऐसा होता है कि मतलब पूरा एक आंसर को सिर्फ एक डायग्राम देख के हम रिवाइज कर सकते हैं, तो इसीलिए डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके डायग्राम से नोट्स बना लेना लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए हेल्प हो जाता है। क्योंकि लास्ट जो 15 दिन रहता है उसमें सिर्फ मतलब टाइम कम रहता है, तो सिर्फ डायग्राम देख के रिवाइज करना मतलब वो अच्छा रहता है, बजाय बल्कि नोट्स को उठा के पढ़ने से। डायग्राम और फ्लो चार्ट जैसा कुछ नोट्स हम बना के रखेंगे तो लास्ट मोमेंट रिवीजन करने में वो मतलब हेल्प कर देगा। और शॉर्ट नोट्स भी ऐसा करना है कि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और जो वेटेज ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और जिन टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज है उन टॉपिक पे मतलब ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाना अच्छा है। वो पहले करके अगर टाइम बच रहा है तो बाकी जो टॉपिक्स है उन पे भी बना लेना ठीक है। क्योंकि मेरा तो टाइम कम था, तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। तो सिर्फ मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सिर्फ उन्हीं पे मैंने किया था। तो शॉर्ट नोट्स भी मतलब कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कर लेना बेहतर है, क्योंकि लास्ट 15 दिन में और लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए वो हेल्प हो जाएगा। और जीके के लिए जैसे मैंने बताया, सिर्फ मैंने प्रीलिम्स का जो मेरे नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, सिर्फ उनको रिवाइज करता था। और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक जो थे उसमें मैंने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए हाईलाइट करके रखा था, तो जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करता था। कवर टू कवर मतलब पढ़ना नहीं है तब, क्योंकि टाइम कम रहता। तो सिर्फ रिवीजन करने के लिए सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है और अंडरलाइन पार्ट है सिर्फ उनको पढ़ लेता था। और उसके साथ साथ जो जीके का जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो 5 to 10 ईयर्स का जो पीवाईक्यू मिल जाता है, तो उसको लेके एनालाइज करने से क्या होता है, जो हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मतलब थोड़ा आइडिया आइडिया मिल जाएगा।
तो पीओआई को एनालाइज करना मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स कौन से हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन कौन से थीम से आ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए के बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में बहुत 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 बार मतलब क्वेश्चन चुके थे। तो उसलिए मैं मौर्यन एम्पायर और अशोक का टॉपिक्स को मतलब कवर करके गया था। और एक्चुअल जीके में अशोका का ही मतलब एक क्वेश्चन आ गया था, अशोक का धम्मा धम्मा के बारे में एक क्वेश्चन आ गया था। तो पीओआई को एनालाइज करने से इंपॉर्टेंट थीम के बारे में पता चल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट थीम कवर करके उससे अगर हो पाए तो शॉर्ट नोट्स मतलब जो प्रीलिम्स नोट्स है उसी से मतलब रिवाइज करके जाना है। और इंग्लिश के लिए मैंने एस्से प्रैक्टिस तो सिर्फ कुछ सीनियर्स के एस्से देख लिया था। जैसे विजन आयस का उनका वेबसाइट पे टॉपर्स का अपलोडेड रहता है, टॉपर्स का एस्से पेपर अपलोडेड रहता है। तो उस पर मैंने एस्से देख के थोड़ा मतलब आइडिया लिया था। क्योंकि सीएससी मेंस के लिए तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, तो एस्से का ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था। सिर्फ मुझे मिनिमलिस्टिक प्रिपरेशन करना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ टॉपर्स के कुछ एस्से देख लिए थे। और मैंने खुद भी तीन चार ही एस्से मैंने लिख लिया था जो ऑलरेडी इंग्लिश पेपर में आ चुके हैं आईएफएस में। तो उनको मैंने तीन चार एस्से को लिख के जो मेरे सीनियर्स थे और मेरे जो फ्रेंड्स थे सीएससी मेंस लिख चुके थे, तो उनसे मैंने इवेलुएट करके जो उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है उनसे मतलब फीडबैक ले लिया था। तो वो कर सकते हैं मिनिमल करना है तो। अगर सी है इंग्लिश में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें स्कोर करना इजी रहता है। तो मैंने जो किया है मैंने इग्नोर किया है। तो वो मेरा जो मिस्टेक वही था। तो ग्रामर को अच्छे से करके जाओगे तो स्कोर इंग्लिश में स्कोर करना अच्छा रहेगा। क्योंकि बाकी जो एस्से बाकी जो टॉपिक्स हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, एस्से हो गया, प्रिसीजन हो गया और लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें क्या होता है सब्जेक्टिविटी रहता है। तो उसमें मार्क्स मतलब इजीली डिडक्ट कर देते हैं। पर ये जो ग्रामर पार्ट है उसमें मतलब जो आंसर एग्जैक्ट आंसर जो है अगर लिख लिया तो मतलब उसको मार्क्स तो देना ही है। तो वो स्कोरिंग पार्ट है। तो उसको बेनिफिट ज़्यादा नहीं किया है, मतलब मार्क्स ठीक ठाक क्या है। अगर शायद उस पर मतलब बता दिया होता तो और भी अच्छे मार्क्स आ जाते। सॉरी। तो मिल जाएंगे, बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं अगर टेलीग्राम चैनल में दूंगा और आप उनको मतलब ग्रामर पास से हो जाएगा। और ग्रामर पार्ट के लिए यूट्यूब वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो ग्रामर पार्ट वहाँ से कवर कंपेयर करना होता है इंटरव्यू के लिए। जो है जो पहला ये है मतलब पर्सनल डिटेल्स पे प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि नेटिव प्लेस हो गया, ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट हो गया, और हॉबीज़ और इंटरेस्ट हो गए, और डैफ में जो दिया हुआ है उनके बारे में प्रिपेयर करना होता है। और करंट अफेयर्स सेकंड एरिया जो है करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर पढ़ के हम कवर कर सकते हैं। और स्पेशली करंट अफेयर्स में जो ऑप्शनल के लिए रिलेवेंट है, और जो हमें हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गए और हमारे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गए, उनके रिलेवेंट जो भी न्यूज़ आ रहा है उनका मतलब अच्छे से कवर करके जाना है। उनका इंटरव्यू में क्वेश्चंस आना मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमारा जो है एक उन पे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर स्पेशली कोई अगर इंटरव्यू पैनल में अगर कोई प्रोफेसर आ गया जिनका जो सब्जेक्ट है उनका जो बॉटनी अगर मेरा ऑप्शनल है तो, और बॉटनी का प्रोफेसर कोई आ गया तो वो मतलब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मेरे मेरे पैनल में तो कोई नहीं था, फिर भी मतलब चांसेस रहता है कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शनल भी कुछ टच करके जाना है इंटरव्यू के टाइम। तो यही है कि डैफ पे और करंट अफेयर्स पे और ऑप्शनल, ये तीन एरिया हैं जो प्रिपेयर करना है। डैफ पे मतलब प्रिपरेशन ऐसा करना है कि पहले जो ट्रांसक्रिप्ट है प्रीवियस ईयर के सारे ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू, स्पेशली 5 साल के प्रीवियस 5 साल के जो ट्रांसक्रिप्ट है उनको मतलब एक बार गो थ्रू करेंगे तो मतलब एक आइडिया आएगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं। और उनमें ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है कि कीवर्ड्स क्या थे और क्वेश्चंस कैसे कैसे आ गए। तो ट्रांसक्रिप्ट से मतलब एक बार तो उस पर आइडिया आएगा तो उससे क्या क्या करना है। उसके बाद ड्राफ्ट में जो भी कीवर्ड्स हैं हमें उनको मतलब नोट डाउन करना है। और जो कीवर्ड्स हैं उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम खुद क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट में जब एक बार हम देख चुके होंगे तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं। तो टैब के कीवर्ड से हमें खुद क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बना के उस क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू का जो नोट्स है यही रहता है कि क्वेश्चन जो हम खुद डैब से जो क्वेश्चन बने उनको आंसर प्रिपेयर करके रख देना।
तो इतना ही है जो स्ट्रैटेजी के बारे में जो था, इतना है। तो मेरा जो अभी के लिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, जब रेडी हो जाएगा, जब क्रिएट करूँगा तो मैं शेयर कर दूँगा। और अभी मैं जो कुछ FAQs हैं उनको उनको मैं उनके बारे में बात करूँगा फास्टली, और बाद में कुछ लाइव क्वेश्चन हैं जो उनको भी एड्रेस करूँगा। तो उसके बाद रैप अप करते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो ऑप्शनल को कैसे चूज़ करें। तो ऑप्शनल का जो है मेरे लिए जो था, अग्री मेरे लिए ऑब्वियस चॉइस था, क्योंकि मेरा वो बैकग्राउंड वही था। तो इसलिए ऑप्शनल के लिए तो कुछ पैरामीटर्स जैसे बहुत सारे टॉपर्स रेकमेंड करते हैं। एक तो अगर वो आपके बैकग्राउंड से है तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रिपरेशन आप जीरो से शुरू नहीं कर रहे होंगे, ऑलरेडी कुछ उसके सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता रहता है, तो प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। ये वो एक एडवांटेज रहता है बैकग्राउंड से अगर चूज़ कर रहे हो। और इंटरेस्ट भी मैटर करता है, इंटरेस्ट अगर है तो, क्योंकि डेप्थ में जाना रहता है, तो इंटरेस्ट अगर सब्जेक्ट में है तो मतलब अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा और अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और सोर्स किन सब्जेक्ट के लिए अच्छा है उनको भी देखना है। तो यही तीन फैक्टर्स है, एक जो है इंटर सोर्स, और उसका सोर्स अच्छे से मिलेंगे कि नहीं वो भी देखना है। और अगर आपका जो बैकग्राउंड है उसमें अगर वो आ रहा है तो वो भी मतलब चूज़ करना बेहतर है मेरा। और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने तो वही किया है, टेस्ट सीरीज़ तो मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ मैं प्रीलिम्स और मेंस के टाइम जो प्रिपरेशन टाइम था उसमें जो पी वाई क्यू थे 5 ईयर्स के, तो उसी को मैंने आंसर रेडी किया, तो उसी से मेरा मतलब करंट अफेयर्स के लिए वही है। करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो फॉलो किया है, सिर्फ मैंने PT 365 किया है, विजन आया इसका। वो भी जब मैं प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। के लिए अगर ये कर रहे हो, अगर कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से करना है तो ज़्यादा मतलब करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा ज़्यादा नहीं भागना है। मतलब इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, फिर भी मिनिमलिस्टिक करना है करंट अफेयर्स में, जो मिनिमल एफर्ट, क्योंकि ज़्यादा करने से क्या होता है, एफर्ट तो हम कर लेते हैं और प्रिपेयर भी कर लेते हैं, वाइड कवरेज भी हो जाता है, पर क्या होता है अगर कवरेज जो हम कर चुके होंगे उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अटेंड मतलब करेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कवर करने से मतलब वो मतलब ये याद भी नहीं रहेगा। तो उससे अच्छा है कि जो हम कर चुके हैं, स्टैटिक सिलेबस कर चुके हैं, स्टैटिक सिलेबस को ही अच्छे से मतलब रिवाइज करना है, जितना हम कवर कर चुके हैं उसी को अच्छे से मतलब इन डेप्थ कवर करके, जो कवर कर चुके हैं उससे मतलब बिल्कुल गलत नहीं करना है क्वेश्चन, ये टारगेट रहना चाहिए। वाइडर कवर करना मतलब कंटेंट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है, करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। हाँ, CSAT के लिए अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मतलब ग्रांटेड भी नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है ना, एग्ज़ाम सेक्शन में हम गलती कर देते हैं, तो नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, उन उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम जब वेस्ट हो जाता है तो और भी मतलब पैनिक करना शुरू कर देते हैं, तो टाइम वैसे भी उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट हो गया, और अगले जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं उनमें भी गलती करने का चांस बढ़ जाता है, तो उसलिए ग्रांटेड तो नहीं लेना है। CSAT में जो मॉक टेस्ट और इंस्टीट्यूट के टेस्ट रहते हैं उन पे ज़्यादा मत रिलाई करिए, कि स्पेशली कॉम्प्रहेंशन के लिए। क्वांट और रीजनिंग के लिए क्वेश्चंस ठीक ठाक आ जाते हैं, पर CSAT का उसका जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर मतलब ज़्यादा मतलब ये नहीं करना है। PYQ में स्पेशली रिसेंट के जो PYQ हैं 23 का हो गया, 22 का, 21 में, उसको अटैम्प्ट करके देखिए, और स्पेशली टाइम टाइम रेस्ट्रिक्ट करके देखिए, 2 आवर्स में ही करना है, ज़्यादा टाइम के नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली उसको अटैम्प्ट कर लीजिए और उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं देख लीजिए। अगर अच्छा जो कवर कर चुके होंगे उन्हीं को मतलब अच्छे से रिवाइज करके प्रैक्टिस करना है। CSAT में क्या है, कवर करने से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। जितना भी मतलब मिनिमल भी अगर कर रहे हो, जितने कर चुके होंगे उसी को मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना मतलब बेहतर है, क्योंकि कवर करने के बाद भी अगर प्रैक्टिस ठीक से नहीं हुआ है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन भी आ रहा है फिर भी मतलब अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक एक टॉपिक से जितने भी टॉपिक मतलब कवर कर रहे हो उससे मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करना। मीडियम तो IFS में सिर्फ इंग्लिश अलाउड है, तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। CSE के लिए शायद लोकल लैंग्वेज अलाउड है, हिंदी हो गया, लोकल लैंग्वेज अलाउड है। तो अगर हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में सोर्स अवेलेबल है तो
उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। पर आईएफएस के लिए तो सिर्फ इंग्लिश अलाउड है, तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा मेंस आंसर राइटिंग, तो वो है। और एफएक्यू में प्री एंड मेंस प्रिपरेशन साथ में करें या अलग से, तो इसके लिए भी यही है कि इनिशियली मेरा जो स्टार्ट इनिशियली मेरा तो सिर्फ प्रीलिम से फोकस था। स्पेशली जो जनवरी में मैंने कोचिंग शुरू किया था, तब तो मैंने सिर्फ, क्योंकि मेरा इनिशियली शुरू से ही आईएफएस मेरा टारगेट था, तो शुरू से ही मतलब मुझे लगा कि सिर्फ मतलब जी प्रीलिम्स पे अगर फोकस करूँगा तो इससे जीके भी कवर हो जाएगा। और वैसे भी मेंस में तो हमें जीके के बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं रहते हैं, आईआर ये सब मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए मैं मेंस का मतलब ज़्यादा नहीं सोचता था। सिर्फ जो प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब अच्छे से नोट्स बना उनको कर लिया, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए किया शुरू में। बाद में जब मैं अगस्त से मेरा ऑप्शनल का कोचिंग शुरू हुआ, तब मैं क्या करता था, ऑप्शनल के कोचिंग के साथ साथ जो प्रीलिम्स के नोट्स बने थे बस कर लेता था। तो इनिशियली मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस किया, बाद में जब मेंस का प्रिपरेशन शुरू हुआ तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ में लेके जा रहा था मैं, तो वो कर सकते हो। और पीओक्यू एनालाइज कैसे करें, तो ये भी वही है कि पीओक्यू को मतलब पीओक्यू एनालिसिस का यूटिलिटी समझना है पहले। तो पीओक्यू एनालिसिस का यूटिलिटी यही है कि उससे ये पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और अलग ही रहता है। तो एनालाइज अच्छे से एनालाइज करने से उनका लैंग्वेज पता चल जाता है। और टिप्स एंड ट्रिक्स भी जब हम देखते हैं तो उनको मतलब पीओक्यू एनालाइज करने से, पीओक्यू अटेम्प्ट करने से टिप्स एंड ट्रिक्स कितने अप्लाई हो रहे हैं। और इंटेलिजेंट गेस हम जब कर रहे हैं तो पीओक्यू में मतलब, क्योंकि मॉक्स में वो टिप्स एंड ट्रिक्स और इंटेलिजेंट गेसिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है करेगा। पीओक्यू में अगर हो रहा है तो मतलब उससे एक आइडिया आ जाएगा कि इंटेलिजेंट गेसिंग करना कैसा करना है, और टिप्स एंड ट्रिक्स कौन से अप्लाई हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। तो पीओक्यू एनालिसिस तो इसीलिए करना है कि इंटेलिजेंट गेसिंग और मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स कितने अप्लाई हो रहा है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन, क्योंकि ब्लाइंडली पढ़ना मतलब टाइम, पीओक्यू अच्छे से एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ के उन टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना है, उन टॉपिक पर जो है फोकस थोड़ा अच्छे से करना है, और हाईलाइट करके उस टॉपिक्स को इन डेप्थ कवर करना है। तो पीओक्यू एनालाइज करने से इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। तो पीओक्यू एनालाइज वही इसीलिए करना है। और ये भी होता है कि क्वेश्चन आ जाएगा, वो अगर पीओक्यू हम अच्छे से कर कर चुके होंगे तो उससे मतलब अटेम्प्ट कर पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी जो पीओक्यू में ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन से उठा के क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो जो स्पेशली एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में ऐसा होता है, तो ऑप्शन में जो एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज़ का नेम दिया होता है और उनको मतलब जो सही आंसर दिया वो हो गया, और बाकी के जो 3 ऑप्शन है उनको भी मतलब उन स्पीसीज़ के बारे में भी कुछ अगर मतलब सर्च करके या नोट से पढ़ लेंगे तो अगले मतलब नेक्स्ट टाइम आने का चांसेस रहता है। और पीओक्यू में ये भी होता है कि सिमिलर टाइप क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 21 में अफगानिस्तान न्यूज़ में था, तो 21 में उसके बारे में तो उसमें क्वेश्चन ये आया था कि बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में, बॉर्डरिंग नेशन के बारे में पूछ लिया था। तो उसी की वजह से मैं यूक्रेन का जो न्यूज़ था तो उस यूक्रेन को कर लिया था मैंने, यूक्रेन का बॉर्डरिंग नेशन जो वो कर लिया था। तो इसलिए तो वो मुझे 23 अटेम्प्ट में वो हेल्प कर गया। तो पीओक्यू एनालाइज ऐसा ही करना है कि यूपीएससी का लैंग्वेज कैसा है, और ऑप्शन जो है वो ऑप्शन को अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करना है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है वो मतलब सेलेक्ट करना है। तो इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी कैसे बिल्ड करें, तो पर्सनालिटी तो ये है कि मतलब फोर्सफुली कोई मतलब पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। जो हमारा जो जेन्यून है इंटरव्यू में, तो ये है कि जेन्यून जो हमारा पर्सनालिटी है वही प्रेजेंट करना है वहाँ पे। मतलब ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, मतलब बहुत मतलब फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ करके वो भी नहीं करना है। जो हम जेन्यून है, जेन्यून पर्सनालिटी हम अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो मार्क्स दे देते हैं। तो और कुछ हॉबीज़ भी मतलब प्रिपरेशन शुरू करते हैं हॉबीज़ भी डेवलप करना वो ठीक रहेगा, क्योंकि हॉबीज़ पे ही कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। और हॉबी जेन्यून हॉबी है, अगर फेक हॉबी के बजाय अगर जेन्यून हॉबी है तो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगर हॉबी पहले से मतलब डेवलप्ड है तो अच्छे से वहाँ पे इम्प्रेशन भी बढ़ेगा, जेन्यून हॉबी का इम्प्रेशन भी बढ़ेगा।
मिस्टेक्स कौन से मिस्टेक्स ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्वेश्चन है। मेरा जो मिस्टेक्स था, सी सेट को मैंने मतलब थोड़ा लाइटली लिया है। सी सेट को मैंने मतलब अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया था, तो वो नहीं करना है। सी सेट को तीनों सब्जेक्ट्स को मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके एटलीस्ट एवरेज लेवल पे तो लाना है। किसी सब्जेक्ट को वर्स्ट लेवल पे नहीं छोड़ना है। अगर हम मैं सोचूंगा कि सिर्फ मेरा इंग्लिश अच्छा है, क्वांट मेरा पूरा वीक है, सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग कर लेता हूँ, बाकी क्वांट छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं चले। क्वांट से भी मतलब वर्स्ट पोजीशन है, तो एटलीस्ट उसको एवरेज पोजीशन पे तो लाना है। तो मिनिमल तो मतलब एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके उसको तो करके जाना है। और मेरा मिस्टेक भी ये था कि अग्री के लिए मैंने प्रीलिम्स से पहले प्रिपरेशन नहीं किया था और सेल्फ नोट्स नहीं थे। और प्रीलिम्स के बाद मैं ऑप्शनल को शुरू किया था, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम भी लिमिटेड रहता है, तो उसमें नोट्स बनाना और रीडिंग प्रीलिम्स शुरू करने से पहले ऑप्शनल को मतलब एटलीस्ट नोट्स वो। सेल्फ नोट्स और अदर्स नोट, ये भी एक क्वेश्चन है। तो सेल्फ नोट्स अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स में क्या है, हमारे मतलब ओन वर्ड्स में ही लिखे होंगे और वैल्यूएशन भी अच्छा किए होंगे उसमें। और अदर्स के नोट से सेल्फ नोट्स को रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए बेहतर है कि सेल्फ नोट्स ही प्रिपेयर करें। और स्पेशली अगर प्रीलिम्स के लिए अगर कोचिंग ले रहे हैं, तो उसमें तो क्लास नोट्स बन जाएंगे, उसमें ज़्यादा ये एफर्ट नहीं लगेगा। और ऑप्शनल के लिए जो क्लास नोट्स बनेंगे, उसमें जो अगर नोट्स अगर बल्कि बन रहा है, तो बल्कि नोट से क्या है ना, कोई क्रिस्प नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो दो एक दो बार रीडिंग होने के बाद क्रिस्प नोट्स बना के बेहतर है कि क्रिस्प नोट्स रेडी करेंगे, तो लास्ट 15 दिन में हो गया, और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जो रिवीजन करने के लिए वो क्रिस्प नोट्स हेल्प आ जाएंगे। तो सेल्फ नोट्स इसमें मतलब बना लेना बेहतर है। और यूपीएससी की तैयारी कब से स्टार्ट करनी है, तो यही है, अगर ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर अगर टाइम मिल रहा है, तो तभी से कुछ बेसिक्स कर लेना बेहतर है, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि बाद में बाहर आके हम बिल्कुल मतलब डिग्री के बाद या कुछ जॉब करके बाद में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में, सिलेबस अंडरस्टैंड करने में टाइम लग जाता है। तो उससे बेहतर है ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ग्रेजुएशन लेना है। और उसके साथ साथ अगर फाइनल ईयर में टाइम मिल रहा है, तो कुछ बेसिक्स पढ़ लेना है। जैसे एन सी आर टी बुक, फोटोग्राफी के लिए राजतंडल मैम का वीडियोज़ है, तो वो शॉर्ट वीडियोज़ हैं। वैसे मतलब कोई शॉर्ट वीडियो अगर टॉपिक से किसी सब्जेक्ट पे मिल रहा है, तो उनको कर लेना है। तो कुछ बेसिक आइडिया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, जब बाहर आ जाएंगे तो जीरो से स्टार्ट नहीं करना रहता, तब तक मतलब एक बेसिक आइडिया रहता है। और ऑप्शनल भी जब डिग्री में रहता है, तो ऑप्शनल चूज़ करने में भी वही से मतलब कर दिया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद ऑप्शनल प्रिपरेशन करने के लिए हम ऑप्शनल के लिए हम मतलब ज़्यादा हम सोचेंगे, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। ऑप्शनल बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ऑप्शनल चूज़ करना, तो इसलिए ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है, और डिग्री में हम मतलब सोच के सेलेक्ट करके हम आ जाएंगे, तो उसका टाइम भी बच जाएगा। तो डिग्री फाइनल ईयर में अगर टाइम मिल रहा है, तो मतलब डिग्री फाइनल ईयर से बेसिक स्टार्ट करना बेहतर रहेगा। और कोचिंग करनी चाहिए या नहीं, वो मतलब वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों को मतलब ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब वो समझ जाता है, तो ठीक है, वो अगर कोचिंग का नीड नहीं लग रहा है तो कर सकते हैं। अगर मेरा पर्सनली क्या होता, मुझे कुछ सब्जेक्ट टेक्निकल लगे थे, तो इसलिए मुझे लगा बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, पर उसमें मेरा ओपिनियन है कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए कोचिंग का तो मतलब हेल्प हो जाएगा उसमें। अगर फ्री में भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो कर सकते हैं। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉर प्रिपरेशन, ये भी वही है कि यूट्यूब में कुछ चैनल्स हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। और टेलीग्राम चैनल्स पे भी शिविन सर का और ISP सर पाठशाला का, तो ये दोनों को मतलब अच्छे से मैं फॉलो करता था। इनका मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ इन्होंने कवर कर लिया है, शिविन सर और ISP सर पाठशाला। तो उन दोनों टेलीग्राम चैनल को और उनका यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स इट। तो
मेरा तो इतना ही था, स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया। तो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर लूँगा। सर आई एम BA फर्स्ट ईयर, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट? तो फर्स्ट ईयर में अगर है तो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स तो आपके BA है, तो अगर सब्जेक्ट्स भी वैसे भी जो UPSC में है वही रहेंगे। तो अभी से मेरा सजेशन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी से मतलब शुरू करना ठीक नहीं रहेगा। थर्ड ईयर में आके शुरू कर सकते हो, क्योंकि बेसिक तो कुछ तो आपको रहेगा। तो क्या करना है आपको, सिलेबस को गो थ्रू करना है। UPSC का जो सिलेबस है, सिलेबस को गो थ्रू कीजिए। और आल्सो PYQ जो है, PYQ एनालाइज कीजिए। और NCERT हो सके तो NCERT पढ़ लीजिए। तो ये कर सकते हो। सेकेंड ईयर में हो तो ठीक है, थर्ड ईयर से शुरू कर सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन, आपको अगर लग रहा है अभी से करना है तो आप कर सकते हो। मतलब अभी स्टैंडर्ड बुक को तो जंप नहीं कीजिए, मेरा ओपिनियन है। अभी जो है बेसिक कीजिए, बस NCERT कीजिए और PYQ देख लीजिए, और सिलेबस जो है सिलेबस को देख लीजिए। CSAT में 100 मार्क्स आ रहे हैं, क्या अच्छा है? 100 मार्क्स तो अच्छा है, मतलब 100 मार्क्स PYQ में आ रहे हैं तो अच्छा है। PYQ में स्पेशली रिसेंट वाले, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहेगा। लास्ट 2-3 ईयर्स का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो पहले के जो PYQ रहेंगे वो सिमिलर नहीं रहेगा। तो रिसेंट का जो 23 और 22 का पेपर में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो मतलब यू आर इन अ गुड पोजीशन। सर हाउ टू डू CSAT के लिए तो मैंने बताया, मेरा तो वही था कि मैं क्रैश कोर्स कर लिया था। जो विजन आईएएस का था, उसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे मैथ्स के और रीजनिंग के, तो सिर्फ उनको मैंने कर लिया था। एग्जांपल के लिए मैथ्स में तो एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी। ऐसे जो सेलेक्टेड टॉपिक्स थे सिर्फ इनको करके गया था मैं। और मेरा जो अप्रोच हो मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है, गैम्बलिंग है। तो इसीलिए बेहतर है फुल कोर्स अगर कर पा रहे हो, अगर टाइम है तो फुल कोर्स करना बेहतर है, क्योंकि क्वांट के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आते हैं। आपने कौन सी करी थी सर? वही मैंने जो बताया, CSAT को मैंने इग्नोर किया है। CSAT में मतलब इंग्लिश में मेरा ज़्यादा रिलायंस था। एक सब्जेक्ट पे या 2 सब्जेक्ट पे रिलाई करना अच्छा नहीं रहेगा। तीनों सब्जेक्ट को मतलब एवरेज लेवल पे लेके जाना बेहतर रहेगा। और ऑप्शनल को मतलब प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ऑप्शनल एटलीस्ट एक बार हो गया तो मेंस के टाइम ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा। मेंस के टाइम क्या रहेगा, सिर्फ आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और आंसर राइटिंग कर सकते हो, और रिविजन अच्छे से हो पाएगा। तो इसलिए एग्री का वही प्रॉब्लम हुआ, इसलिए एग्री में स्कोर भी मेरा कम हुआ। तो इसलिए बेहतर है कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट एक बार तो कर लो। एक नोट्स भी अगर रेडी रहेगा तो अच्छा रहेगा। CSAT के लिए PYQ इनफ है, हाँ बिल्कुल। CSAT के लिए PYQ इनफ रहेगा। PYQ में भी क्या है ना, PYQ अटेंड करके बाद में मतलब सिर्फ जो आ रहे हैं उनको सॉल्व करके नहीं छोड़ देना है। जो नहीं आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, उनको भी मतलब देख लेना है, क्योंकि उनका सॉल्यूशन तो मिल जाता है यूट्यूब में वीडियोस हैं जो PYQ सॉल्व करके वीडियोस बना लेते हैं, ईयरली जो सॉल्व करके वीडियोस बनाते हैं। तो वीडियोस को देख लीजिए, जो मतलब जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस उनका सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा। तो उनका सॉल्यूशन भी देख के अगर जितने भी टॉपिक्स हैं, CSAT में क्या है ना, अगर मिनिमल भी करके जा रहे हो, जो जितने टॉपिक्स कर चुके हो ना उनको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि उनको भी सुपरफिशियल करके जा रहे हो तो क्या होगा, उनका भी अगर क्वेश्चन आ रहा है वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मतलब वैसे भी कम करके जा रहे हो, और उसमें जो आ रहे हैं जो किए हुए हैं उसमें भी जो क्वेश्चन आ रहा है उनको भी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो रिस्की हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी करके जा रहे हैं ना, जो जितने भी टॉपिक कवर किए हैं ना उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। उनके जितने भी PYQ में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं ना उस टॉपिक से, उन सबको कवर करना है अच्छे से। तो उनका तो सॉल्यूशन यूट्यूब वीडियोस में मिल जाएगा, नहीं तो कुछ
बुक्स भी मिल जाएंगे। बुक्स का नाम तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने नहीं किया है, तो बुक्स का नाम भी कोई टॉपर का वीडियो में मिल जाएगा, तो उनको भी कर लियो। तो PYQ काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि स्कोर नहीं करना रहता, मिनिमल करना रहता, तो टारगेट रख के 100 टारगेट रख के मतलब उसके लिए कितना वर्क करना है उतना कर लीजिए। जो भी जितना भी ज़्यादा एफर्ट जो है ना स्टैटिक सिलेबस पे डालना है, स्टैटिक सिलेबस पे जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन का इंपॉर्टेंस यही है कि जितना रिवीजन करोगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतना बढ़ेगा। और क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं आएंगे कि डायरेक्ट जो पढ़ लिया उसके उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अप्लाइड जो भी पढ़ चुके हैं उनका, उनको अप्लाई करके, नॉलेज अप्लाई करके आंसर करना रहता है। तो अप्लाई करने के लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए स्टैटिक को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कैन यू टेल टॉपिक्स टू रेफर? टॉपिक्स मतलब किस टॉपिक्स? CSAT के लिए? CSAT के लिए तो मैंने जैसे जैसे बोला है वही है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक। रिसेंटली परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वांट में नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको तो करना ही है। नंबर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको कर लीजिए। और रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, HCF, LCM, और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, तो ये सब कर लीजिए। कैलेंडर हो गया। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो रैप अप कर लेंगे। Once again, thank you UPSC Prime for this opportunity.